तो आप सभी भाई और बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। हम लोग फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए जो फॉरेस्ट्री का हिस्सा है उसमें 50 नंबर को कवर कर रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। इस चैप्टर में बताया जाएगा कि हमारे देश में वनों को संरक्षित करने के लिए जो कुछ नियम बनाए गए हैं और जो वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए जो कुछ आंदोलन चलाए गए हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संरक्षण की जो विधियां हैं वन्य जीवों के, तो उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू। मतलब एक स्वस्थानीय और एक परस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब हो गया कि कोई भी जीव, किसी भी जीव का जो उनका ओरिजिनल वास स्थान होता है जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मछली है, तो मछली तालाब में रहती है या फिर नदी में रहती है, तो उसका जो है वो ओरिजिनल जो है वो रहने का स्थान है। लेकिन परस्थानीय क्या हो गया, जैसे उसको अगर हम एक्वेरियम में, चाहे मछली घर में उसको अगर हम रख दें, मछली तब भी अपना जीवन जी रही है, लेकिन उसका जो है वो संरक्षण जो है वो अलग स्थान पे हो रहा है, तो ये हो गया परस्थानीय। तो स्वस्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, जैव मंडलागार आते हैं, समुदाय आगार आते हैं, संरक्षण आगार आते हैं और पवित्र उपवन और झीलें आती हैं। जबकि एक्स सिटू में जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब इनको बहुत लो टेम्परेचर पे इनको सेफ रखा जाता है। वनस्पति उद्यान आते हैं, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर आते हैं। जो इन सिटू संरक्षण है उसमें जंतु और वनस्पति को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, और जब उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाएगा तो उनको रखना सस्ता और आसान भी हो जाएगा। जबकि जो एक्स सिटू है परस्थानीय, उनको प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। और इसमें ये प्रभावी किसके लिए होते हैं, तो ये बड़े जंतुओं के लिए। ये जो तरीका है ये बड़े जंतुओं के संरक्षण का प्रभावशाली तरीका है। कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है किस वर्ष का है ये, और ये तो अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए थे वो 2003 का नियम था, उसको संशोधित करके फिर 2022 का नियम बना दिया गया। तो ये जो नियम है पहले ये आया था 2003 के लिए, 2003 में पहले नियम आया था, फिर ये संशोधित होकर 2022 में आ गया। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसका जो संशोधन है वो 1982 में, मतलब 10 वर्ष बाद इसका संशोधन हुआ है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, गंगा डॉल्फिन संरक्षण, समुद्री कछुआ संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, हंगुल परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, गैंडा परियोजना, लाल पांडा, कस्तूरी मृग संरक्षण, हिम तेंदुआ और प्रोजेक्ट चीता। ये हो गए जीव जंतु से संरक्षित। अब पर्यावरण से संबंधित, संरक्षण से संबंधित जो भी आज तक आंदोलन हुए हैं, जिसमें बिश्नोई आंदोलन है, इसको खेजड़ी आंदोलन भी कहते हैं, चिपको आंदोलन, एपिको, टिहरी बचाओ, जंगल बचाओ, साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी, पश्चिमी घाट बचाओ, मैती, नर्मदा बचाओ, तरुण भारत संघ, नवधान्या, बलिया पाल और चिल्का बचाओ आंदोलन। तो पहले हम शुरू करते हैं 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। ये लागू होता है 9 सितंबर 1972 को। सितंबर जो होता है ये 9वां महीना भी होता है, तो अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 9/9/72। इसका जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं, चैप्टर्स हो गए, 66 धाराएं हैं और इसमें 6 अनुसूचियां हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अनुसूचियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी जीव जंतु होते हैं उनको अनुसूचियों के अनुसार ही उनको बांटा गया है। जैसे कोई जीव जंतु है उसको मारना एकदम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, तो उसको अनुसूची 1 में या फिर 2 में रखा जाएगा कि आप उसको मत मारिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन हमेशा बनता भी है कि अगर कोई भी अधिनियम होता है तो उसमें जो उसका अध्याय 1 होता है, ये 7 अध्याय दिया गया है ना, तो उसमें जो अध्याय 1 होता है
वो हमेशा उसके टाइटल से संबंधित होता है। जैसे कि जो मान लीजिए अध्याय 1 है तो हमेशा उसमें क्या रहेगा, उसका टाइटल रहेगा। टाइटल मतलब कि इसको वन संरक्षण अधिनियम 1972 कहा जाएगा, इसके बारे में हो गया। जो हमेशा जो सेकंड चैप्टर होता है वो हमेशा जो होता है वो परिभाषा होता है। परिभाषा मतलब कि उसमें वन क्या है, वन्य जीव क्या है, संरक्षण क्या कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें हमेशा परिभाषा में दी रहती हैं। तो ये जो दोनों है इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है, और खास करके ये परिभाषा वाले से। पहले यह राज्य सूची का विषय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तब से यह समवर्ती सूची का विषय बन जाता है। समवर्ती सूची का विषय मतलब इस पर केंद्र को और राज्य को समान अधिकार हो जाता है कोई भी नियम चाहे अधिनियम बनाने का। इसमें जो धारा 2 है वो महत्वपूर्ण परिभाषा को बताती है, जिसमें क्या क्या है परिभाषा में, पशु है, पशुधन क्या होता है, पशु वस्तु क्या है, सर्कस क्या होता है, अभयारण्य क्या है, अभयारण्य में वन्य जीव अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान में तो वन्य जीव और प्रकृति इसमें दोनों आ गई। फिर इसमें व्यापारी क्या होते हैं, आखेट क्या होता है, मांस क्या है, चर्म के प्रसाधन क्या है, ट्रॉफी क्या है, जैसे कि सिंग और सजावट हेतु जो भी मारा जाता है, गेंडे हैं उनको। फिर आयुध क्या है, हथियार। तो इन सब की जो है वो परिभाषा जो है वो दी गई है धारा 2 में। अब ये जो 6 अनुसूचियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे कि जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है और दूसरी अनुसूची है, इसमें जो भी वन्य जीव हैं उनका शिकार करना, व्यापार करना, चोट पहुंचाने पर आपको बहुत कठोर सज़ा मिलेगी। उनको एकदम टच नहीं करना है आप किसी भी तरीके का, आप शिकार चाहे उनको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। जो तीसरा और चौथा अनुसूची है उसमें दंड का प्रावधान है, लेकिन पहले वाले से कम है। जो प्रथम और दूसरी अनुसूची में जितना मिलेगा उससे कम है। पांचवी अनुसूची में जो है इसमें शिकार किया जा सकता है, ये आप ध्यान देंगे। जो पांचवी अनुसूची है उसमें शिकार कर सकते हैं, लेकिन किसका, मूसक का, फ्रूट बैट का और चूहा का। जो छठी अनुसूची है इसमें जो कुछ विशिष्ट पादप होते हैं उनका विक्रय करना, व्यापार करना, उनकी खेती करना, उनको नष्ट करना, ये सारा क्या है अपराध आता है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि आर्किड हो गया, ठीक है। आर्किड में एक ब्लू आर्किड होता है, एक रेड आर्किड होता है और एक पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट वहाँ पे होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, या फिर ऐसी भूमि में जहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है तो वहाँ पे पाया जाता है। वन्य जीव के लिए केंद्र सरकार जो है वो नियुक्त करती है किसको किसको, कौन कौन से इसमें अधिकारी आते हैं। तो केंद्र में वन्य जीव के परिरक्षण निदेशक आते हैं और इनके एक सहायक होंगे, एक सहायक निदेशक होंगे, और जो अन्य अधिकारी हैं वो। तो उसमें जो शीर्ष अधिकारी हैं केवल वही जानना है जो परिरक्षण निदेशक हैं, बस। राज्य सरकार किसको नियुक्त करती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इनके आगे मुख्य लगता है। मुख्य ये वन्य जीव संरक्षक हैं चाहे अभिरक्षक हैं। ये देखिए, ये परिरक्षण है, परिरक्षक हैं और ये अभिरक्षक हैं, तो ये अंतर ध्यान देना है। फिर वन्य जीव संरक्षक और चाहे अभिरक्षक, फिर अन्य अधिकारी आते हैं। तो इसमें बस केवल प्रमुख जो मेन अधिकारी होते हैं उनका नाम जानना जरूरी है, कौन सा पद है उनका। इस अधिनियम के तहत कुछ निकाय जो है वो गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय जो है वो वन्य जीव बोर्ड का जो गठन है वो 2003 में किया गया था, और ये 5A जो लिखा हुआ है ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला है उसी के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका गठन 2003 में हुआ है और ये धारा 5A के तहत इसका जो है वो गठन किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ये भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसी के तहत किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 4A में, अध्याय 4A के धारा 38 में किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, ये 38L, ये इम्पोर्टेंट है। जो बाघ वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कोर्स, हमारे जो पूरा सिलेबस दिया गया है उसमें जो है वो टाइगर से संबंधित एक पूरा चैप्टर दिया गया है। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसमें राज्य सरकार के द्वारा
राज्य वन्य जीव बोर्ड का जो है वो गठन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो वन एवं वन्य जीव मंत्री होता है केंद्र में। इसमें सांसद भी होते हैं कुछ, तो 2 सांसद इसमें लोकसभा के होते हैं, 1 राज्यसभा के होते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 3 सांसद होते हैं और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिला जुला करके इसमें टोटल 47 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, अगर चाहे तो एक स्थायी समिति का वो गठन कर सकता है वन्य जीव संरक्षण के कामों को देखने के लिए। तो उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, जो उपाध्यक्ष हैं मतलब वन एवं वन्य जीव मंत्री जो हैं, और इसमें न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं। तो ये तो केंद्र का था। अब आते हैं राज्य के वन्य जीव बोर्ड पे। राज्य के वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री होगा, और उपाध्यक्ष जो है वो वन एवं वन्य जीव मंत्री होगा। सेम पैटर्न है। विधानसभा में इसमें 3 सदस्य होते हैं, 2 हो गए विधानसभा के, 1 हो गया विधान परिषद का। जहाँ पे विधान परिषद होगी वहीं पे विधान परिषद होगा। फिर 3 सदस्य जो है इसमें ये लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के हैं। जहाँ पे विधान परिषद अगर नहीं है तो वहाँ पे केवल 3 सदस्य रहेंगे, और जहाँ पे विधान परिषद है उसमें 2 विधानसभा के और 1 विधान परिषद का। बोर्ड की बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड की जो बैठक होती है ये 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार हो ही जानी चाहिए, मतलब कि हर 6 महीने पे 1 बार बैठक होगी ही होगी। दूसरा अधिनियम जो इसमें है, दूसरा अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था, और इसका एम क्या था जब ये बनाया गया था, तो उसका जो वनों की कटाई का दर है उसको नियंत्रित करना और वनों की रक्षा करना। निर्धारित किया गया कि वन क्षेत्रों में जो स्थायी कृषि वानिकी अभ्यास है उसको करने के लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक है। जैसे कि जो वन क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे जो झूम कृषि होती है, झूम कृषि में पेड़ काट के उसको फिर जला के वहाँ पे खेती करते हैं लोग। तो ये जो प्रणाली है अगर इसको करना है तो अब केंद्र की अनुमति आवश्यक कर दी गई, परमिशन लेना जरूरी है। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उसको अपराध माना जाएगा। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें वनों की कटाई है, कटाई को सीमित करना, मतलब हमको वन का संरक्षण कैसे करना है। देखिए वन का संरक्षण कितने बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक, आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टारगेट बनाया गया था वो था वन को कटने से बचाना है, क्योंकि वन जब कटने से बच जाएंगे तो अपने आप सारा संरक्षण हो जाएगा। तो कटने से बचाना है, और फिर जैव विविधता का संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। और ये जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 के द्वारा, उससे ये प्रेरित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 वाला है उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो नियम है वो 2003 में बनाए गए थे, और उसमें 2022 में संशोधन आया था। वैसे ये तो वन दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वन संरक्षण अधिनियम 2022 है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी देखेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980 है उसी के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। चूँकि जो अधिनियम है उसी के अंतर्गत नियम बनाया जाता है। तो पहले नियम 2003 में था, फिर 2022 में नया नियम आ गया। 1980 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसको बनाया गया है। 1980 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन संरक्षण नियम 2003 की जगह ये नियम ले लेगा। मतलब ये नियम किसका जगह ले रहा है? 2003 का जो नियम है उसका जगह ले रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो राज्य हैं, राज्य में जो भी वनवासी निवास करते हैं वन, उनके वन अधिकारों को, जो उनका वन अधिकार है उसको व्यवस्थित करना है, और वन भूमि के डाइवर्जन की जिम्मेदारी जो है वो राज्य को दी गई है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वन भूमि के डाइवर्जन की जिम्मेदारी जो है वो राज्य को दी गई है। अब वन भूमि का डाइवर्जन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई वन है, उस वन के रास्ते अगर कोई सरकारी परियोजना जा रही है,
जैसे कि मान लीजिए रोड जा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, तो पहले वो जिम्मेदारी जो होती थी वो केंद्र की होती थी, तो केंद्र में और राज्य में बहुत मतभेद होता था। तो अब वो जिम्मेदारी राज्य को दी गई, केंद्र सीधे आदेश करता है और राज्य उसको, जो लोकल लोग हैं वहाँ से उनको बातचीत करके पूरे मामले को सुलझाता है। तो ये जो जिम्मेदारी है अब वो राज्य को दे दी गई है। केंद्र सरकार के अंतिम अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकार वन भूमि के डायवर्जन या पट्टे पर आदेश पारित कर सकती है। मतलब इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो गया, इसमें पहले केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का अंतिम अनुमोदन मिलेगा, उसके बाद जो है वो राज्य सरकार जो है वो डायवर्जन के लिए आदेश पारित करेगी। इसके लिए सलाहकार समिति भी बनाई जाती है, जिसमें अध्यक्ष सहित 6 लोग होते हैं और इनका काम क्या होता है, निगरानी। ये निगरानी उद्देश्य के लिए होते हैं। और क्षतिपूरक और प्रतिपूरक वनीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्लॉज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो सलाहकार समिति है उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। ध्यान ये देना है कि अध्यक्ष सहित होते हैं, अध्यक्ष अलग से नहीं है कि 6 प्लस 1 अध्यक्ष। ध्यान ये देना है कि इसमें कुल 6 सदस्य ही हैं। क्षतिपूरक या फिर प्रतिपूरक वनीकरण, इसमें ये कहा गया कि जैसे आप अगर कोई प्लान अगर आ रहा है जो कि वन से होके जा रहा है, तो जितने क्षेत्र में और जितने वृक्ष काटे गए हैं आपको उसके जगह पे नए वृक्ष लगाने पड़ेंगे। इसमें राज्य तथा यूटी जहाँ पे 20% से कम वनीकरण है, ठीक है, ये वहाँ पे लेके आया गया है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश में वन जो है वो 10% के आसपास आता है टोटल, वनारोपण और वृक्षारोपण दोनों मिला करके, तो ये यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या, इसमें वन लगाना पड़ेगा। राज्य में जो है जो लक्ष्य है 33% का लक्ष्य है, और जो पर्वतीय राज्य है उस पर 66% है। तो वन भूमि का जो अंतरण है ये कर सकेंगे। मतलब राज्य के पास अगर 33% से ज़्यादा अगर वन है और पर्वतीय अगर राज्य हैं, तो अगर उनके पास 66% से ज़्यादा अगर वन है तो तभी वो भूमि का अंतरण आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे 20% से कम है तो वहाँ पे उनको क्षतिपूरक या फिर प्रतिपूरक वनीकरण करना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा पेड़ लगाना पड़ेगा। पहले ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता होती थी, और इम्पोर्टेंट देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले लिखित रूप में होती थी, ठीक, लेकिन अब क्या है, अब आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है अब निजी वृक्षारोपण के हेतु। जैसे अगर आप गांव में हैं, आपको निजी वृक्षारोपण करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में कोई रोकता भी नहीं है, निजी वृक्षारोपण की इसमें अनुमति मिल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परियोजना के लिए संवीक्षा समिति, जैसे कोई वन है वहाँ से कोई प्रोजेक्ट अगर बन रहा है वहाँ पे, तो 5 सदस्यीय एक समिति बनेगी। वन भूमि के डायवर्जन संबंधित प्रस्तावों की वो प्रारंभिक समीक्षा करेगी। मतलब वन भूमि का डायवर्जन, मतलब वन अगर वहाँ से कोई रास्ता जा रहा है तो उसको देखना कि ये कितना उचित है कितना अनुचित है, उसको सही सुझाव देना। उसमें अगर खनन परियोजना है तो समिति को 75 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, और अगर कोई गैर खनन परियोजना है तो उसको 60 दिन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसमें जो स्थानीय आदिवासी हैं और जो वनाश्रित समाज हैं उनसे मंजूरी लेने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार को दे दी गई है। मतलब राज्य सरकार उस मामले को पूरी तरीके से निपटेगी, इसमें केंद्र सरकार अब कुछ नहीं करेगी। संपूर्ण जिम्मेदारी इसमें जो है वो राज्य सरकार को दे दी गई है। वन संरक्षण हेतु कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उसको हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मूल संविधान है हमारा, उसमें इसके लिए कोई भी सीधा प्रावधान नहीं था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, उसमें जो 51A का जी है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसमें इसको जोड़ा गया। तो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें वन है, झील है, नदियां हैं और वन्य जीव आते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हुआ, और ये मौलिक कर्तव्य के तहत जोड़ा गया। और DPSP जो हमारा है, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जो अनुच्छेद 48A है, उसमें ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है पर्यावरण सुरक्षा करना, सुधार करना और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। भारत में पर्यावरण विभाग
की जो स्थापना है वो 1980 में की गई है और इसको विभाग को परिवर्तित करके मंत्रालय बनाया गया ये 1985 में, और फिर इसको और परिवर्तित करके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बनाया गया 2014 में, जिसको हम लोग जानते हैं MOEFCC, शॉर्ट में इसको कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो भी एक्स सिटू है और इन सिटू है उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे कि जो इन सिटू संरक्षण होता है उसमें हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है, और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमारा जो पहला या दूसरा वीडियो है उसमें हमने डिटेल से बात की है। तो जिन लोगों को राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में जानना है वो हमारे राष्ट्रीय उद्यान वाले चैप्टर में जाके देख सकते हैं। इसको 1972 अधिनियम के तहत बनाया गया है और ये राज्य सरकार इसको घोषित करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित है, वन्य जीव अतिरिक्त अन्य जंतुओं के इस पर चारण पे प्रतिबंध है, मतलब बाहर से कोई जंतु आकर उस पर चारण नहीं कर सकता है। जैसे जो भी वन के अंदर जो वनवासी रहते हैं उनके द्वारा जो पालतू जानवर होते हैं वो अंदर नहीं जा सकते, जो उनका कोर क्षेत्र होता है। वन्य जीव के आवास पे अतिक्रमण पे रोक है, पौधों को संग्रहित करना, उनको हानि पहुंचाने पर रोक है, और इसमें हथियार लेकर के जाना भी जो है वो वर्जित है। इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास चाहे मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वन उत्पाद इकट्ठा भी आप नहीं कर सकते हैं, जो भी वनों के द्वारा जो उत्पाद होता है। और अगर हमने ये बात पहले की थी, ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि अगर कोई नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत अगर कोई जलीय क्षेत्र आता है तो आपको पहले राष्ट्रीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से आपको परमिशन लेना होगा, और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की परमिशन तो आवश्यक होती ही है। 2005 में हमारे देश में 94 नेशनल पार्क थे, अब बढ़ गए हैं। जो करंट डेटा है ये तो थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन जो अभी वर्तमान में 106 ही हैं। लेकिन जो करंट का डेटा है और जिसकी डिटेल नॉलेज है नेशनल पार्क के बारे में वो हमारे पहले वाले वीडियो में, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। अगर सीमा परिवर्तन हम कर रहे हैं नेशनल पार्क की तो उसमें वन्य जीव बोर्ड की अनुमति जो है वो अत्यंत आवश्यक होती है। जो सीमा निर्धारण करते समय राज्य वन्य जीव बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, और परिवर्तन में राज्य विधानमंडल को संकल्प पारित करना पड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं एकदम। और जो जलीय जीव जंतु हैं और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 आया था, इसमें संशोधन किया गया था। वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आते हैं, और ये भी राज्य सरकार के द्वारा होती है, और इसमें भी सारा सेम जो होता है प्रोसीजर होता है, और इसको जाके आप देखिएगा, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। इन सिटू में अब हमारा अगला है कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था, और जो ये 1972 का अधिनियम है इसमें 2002 में संशोधन किया गया था, उसी के तहत इसको बनाया गया था। इसमें समुदायों के इसका जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही है कि समुदायों के जो भी अधिकार हैं उनको कम किए बिना वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना। अब जो संरक्षण आगार है और समुदाय आगार है इसको हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, और ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षण आगार का जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी जमीन है वो राज्य के द्वारा अधिसूचित आधिकारिक भूमि क्षेत्र होना चाहिए, मतलब वो जो क्षेत्र है वो राज्य का होना चाहिए, और जो समुदाय आगार है वो जो भूमि होती है वो किसी व्यक्ति चाहे संस्था के द्वारा अधिकारी क्षेत्र होना चाहिए। पहला तो पॉइंट ये हो गया। और दूसरा जो संरक्षण आगार है ये राज्य सरकार की भूमि है, और ये जो नेशनल पार्क है जो भी वन्य जीव अभयारण्य है उससे ये संलग्न क्षेत्र होता है, और इसको स्थानीय जो समुदाय है उसके विचार विमर्श के पश्चात ही इसको संरक्षण आगार जो है घोषित किया जा सकता है। और हमारे भारत का जो पहला संरक्षण आगार है वो है तमिलनाडु का तिरुनेलवेली। समुदाय आगार में हम देखेंगे कि ये भी 1972 का अधिनियम है उसमें संशोधन करके 2002 में संशोधन किया गया, उस पर इसको बनाया गया है। और ये जो भूमि है ये व्यक्ति चाहे संस्था की भूमि है, और ये नेशनल पार्क अभयारण्य चाहे जो संरक्षण आगार, मतलब कि जो संरक्षण आगार भी ना हो ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए। इसको राज्य सरकार जो है वो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए घोषित कर सकती है। फिर है समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। भारत में इसको 3 वर्गों में
विभाजित किया गया है। आप इसको बस यहीं तक जान लीजिए कि 3 वर्ग हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन वर्ग है। जैसे वर्ग 1 में है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हो गए, मतलब ये वैसे क्षेत्र हैं जो कि समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं, और चाहे समुद्री क्षेत्र से संलग्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव हो गया, अंतर्ज्वार हो गए, उपज्वारीय क्षेत्र हो गए, कोरल रीफ हो गया, क्रीक हो गए, समुद्री घास हो गई, एल्गी, एस्चुरी, लैगून, ये सारे जो है वो वर्ग 1 में आते हैं। वर्ग 2 में क्या है, द्वीपों के समुद्री पारितंत्र के कुछ भाग को, जो द्वीप होते हैं उनका जो समुद्री पारितंत्र होता है उसको। और वर्ग 3 में समुद्र नहीं बल्कि जो खाली केवल जलीय भाग के जो रेतीले क्षेत्र हैं केवल उनको इसमें रखा गया है। तो इसमें जानना बस यही इंपॉर्टेंट कि इसको 3 वर्ग में बांटा गया है, और हम लोग जितने भी मुख्य जो बहुत संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको केवल वर्ग 1 में रखा गया है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हो गया, जो मैंग्रोव होते हैं वो, और जितने भी समुद्र के किनारे जो भी चीज़ पाई जाती हैं, जैसे कोरल रीफ होगा, क्रीक हो गया, ये सारी चीज़ें वर्ग 1 में आते हैं। भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। और एक्स सिटू जो कंजर्वेशन है, हमने पढ़ा था कि ये बड़े जंतुओं के संरक्षण के लिए जो है बहुत अच्छा तरीका है। और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो जो है ये नई दिल्ली में है। 1971 में यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में MAB कहते हैं। ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, मतलब भिन्न भिन्न देशों की सरकारों के बीच में ये एक कार्यक्रम है, और इसमें मानव और पर्यावरण के जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसमें ये सुधार के लिए ये स्टार्ट किया गया था। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है वो यूनेस्को के मैब, ये जो प्रोग्राम था, इसी के अंतर्गत 1975 में आई। और इसका जो एम था वो यही था कि जो हमारा इकोसिस्टम है और उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका संरक्षण करना। आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र जो होते हैं वो क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या है, तो उसमें जो स्थलीय क्षेत्र हैं, जो सागरीय क्षेत्र है, विशेष करके कौन से, तटीय क्षेत्र, और जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक और जैविक संसाधन हम लोगों ने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका प्रबंधन करना और संरक्षण करना, यही होता है जैवमंडल आरक्षित है। इसका नामकरण जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसका नियंत्रण जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम इसका राज्य केंद्र रखेगा और नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा होगा। मैप का एक प्रोग्राम आया था, उसका नाम था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें 3 क्षेत्र बनाए गए हैं, और जो सबसे केंद्र में होता है उसको कहते हैं कोर जोन, उसके जो बाहर होता है वो होता है बफर जोन, और सबसे बाहर होता है उसको वो होता है ट्रांजिशन जोन। 1976 में यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल आकार का जो ये जोनिंग पैटर्न है, जैसे ये 3 जोन बनाए गए हैं ना, तो जो अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसको कितने जोन में बांटा जाएगा, ये 1976 में इस बात को, इसका जो है प्रस्ताव रखा गया था। बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है उसके 3 जोन कौन प्रमुख हम लोग देखेंगे। और इस जो बायोस्फीयर रिजर्व के जोन है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि किस जोन में आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत प्रबल होती है। तो ये जो हमारा है, ये केंद्र में जो है ये कोर जोन है, ये कोर हो गया एकदम केंद्र वाला। उसके बाहर बफर जोन हो गया, और उसके बाद ट्रांजिशन जोन हो गया। ट्रांजिशन जोन के बाद का जो क्षेत्र होता है वहाँ से आबादी स्टार्ट हो जाती है। वैसे ट्रांजिशन जोन में भी कुछ न कुछ आबादी रह सकती है जो वनवासी लोग होते हैं। तो हम देखेंगे पहले कोर जोन क्या है। यहाँ पे देखिए कोर जोन में क्या है, कोर जोन में केवल ये निशान के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो कोर जोन है यहाँ पे केवल एजुकेशन हो सकता है, और यहाँ पे भी एजुकेशन हो सकता है। उसके बाद हम बफर जोन में जाएंगे। बफर जोन में देखिए क्या है, रिसर्च, ये रिसर्च का है, और ये जो है ये मॉनिटरिंग का है। फिर आप वहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, टूरिज्म में लोग घूमने जा सकते हैं। वहाँ पे जो है वो मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पे घर बना सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो एजुकेशन है वो हो सकती है। जो सबसे बाहर का ट्रांजिशन का क्षेत्र है वहाँ पे सारी एक्टिविटी जो है वो लगभग हो सकती हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो रिसर्च वर्क होता है, ये रिसर्च वर्क आपको कहाँ अलाउ कहाँ होता है। तो रिसर्च वर्क अलाउ जो होता है वो हमारे रिसर्च का ये है। तो रिसर्च हमारा जो है वो बफर जोन के लिए अलाउ होता है, मतलब ट्रांजिशन में तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो कोर जोन है, कोर जोन एकदम एक जानवरों के लिए एकदम सुरक्षित रखा आता है। वहाँ पे आप किसी भी तरीके की रिसर्च या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल उनसे संबंधित आपको अगर कुछ नॉलेज लेनी है, मतलब जो एजुकेशन है कि उनका
कोई भी जैसे जानवरों के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी हो, उनके संरचना के बारे में, उनकी बनावट हो गया, कैसे वो रहते हैं, उनका स्लीपिंग साइकिल क्या है, चाहे जो भी चीज़ है, तो आप केवल उनके बारे में केवल आप जान सकते हैं। आपको रिसर्च अगर करनी है तो आप बफर जोन में ही रिसर्च करेंगे। भारत में जीव जंतुओं के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे जो भी टॉपिक बताए गए हैं इसका जो डिटेल वीडियो है वो पहले हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे जिसको प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, इसके बारे में अगर जानना है तो हम लोग पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे जाके आप पूरे चैप्टर को देख सकते हैं और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी अच्छी खासी। तो हमारा पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। 2014 की जनगणना में इतना था, 18 में इतना था, तो नई जनगणना भी आ गई है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइगर की जो जनगणना होती है वो 4 साल पे होती है, और जो हाथी की जनगणना होती है वो 5 साल पर होती है। ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा, हाथी जनगणना 5 साल पे और टाइगर की 4 साल पे होती है। टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो 58 ही है। टाइगर जो रिजर्व बनाए जाते हैं वो कोर जोन, हमने अभी को पढ़ा, कोर जोन और बफर जोन जो होता है उसमें ये संरक्षित करने की रणनीति पे आधारित होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई टाइगर रिजर्व है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक, तो टाइगर रिजर्व का जो कोर जोन होता है, कोशिश यही की जाती है कि जो भी टाइगर हैं अपने वो हमेशा कोर क्षेत्र में रहें, ठीक। लेकिन कुछ टाइगर होते हैं इससे बाहर जा सकते हैं, तो उसके लिए जो बफर जोन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए कि ये बफर जोन है और ये कोर जोन है, और बफर जोन के बाद फिर क्या आता है, ट्रांजिशन जोन आ जाता है। तो यहाँ तो चूंकि आदिवासी लोग भी रहते हैं, तो यहाँ तक टाइगर का जाना जो है वो मतलब नहीं जाना चाहिए, और इनको रोका भी जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ बाढ़ बनाई जाती है, कुछ नेचुरल बाढ़ चाहे कुछ मतलब मैन मेड बाढ़ बनाई जाती है कि टाइगर ना जा सके। तो ये जो टाइगर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये कोर जोन पे और जो बफर जोन है उस पर ये आधारित है। और 2010 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था एमस्ट्राइप्स, और जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो हम लोग इसके पहले भी पढ़ा था कि जो 1972 का अधिनियम उसमें 38L के अंतर्गत इसको बनाया गया है, और ये एक सांविधिक निकाय है। ये पूछ सकता है कि कैसा निकाय है, तो ये एक सांविधिक निकाय है। टाइगर की जो गणना की विधि होती है वो 2 तरीके से गणना की जाती है, एक होती है फुटमार्क विधि और एक होती है कैमरा ट्रिप विधि। फुटमार्क में क्या होता है, फुटमार्क में जैसे कोई भी टाइगर है, जैसे हमारा हाथ का अंगूठा है, तो सबका जो पैटर्न उस पर बना होता है वो जो गोल गोल होता है, तो सबका अलग अलग होता है। आप थंब इम्प्रेशन से सबका जैसे बायोमेट्रिक होता है बता सकते हैं, ऐसे ही टाइगर्स का भी होता है, सबका जो फुट का पैटर्न होता है वो अलग अलग बनता है। तो ये जो है ये एक अवैज्ञानिक विधि है, फुटमार्क विधि जो है। लेकिन हम लोग कैमरा ट्रिप लगाते हैं, उससे क्या होता है कि जितने भी टाइगर आते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कैमरे लगाते हैं, हम लोग उससे उसको देखते हैं और वहाँ पे गणना करते हैं, तो इससे लगभग जो है वैल्यू हमारी निकल जाती है। फिर GTF प्रोग्राम आया था जिसका नाम था ग्लोबल टाइगर फोरम। 1993 में वैश्विक स्तर पर यह टाइगर को संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और GTF के ही द्वारा, ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसके द्वारा एक प्रोग्राम था टाइगर वॉच। टाइगर वॉच क्या है कि ये इंडिया और रूस के बीच का है। इसमें रूस के जो फील्ड ऑफिसर आते हैं ये भारत की यात्रा पे आते हैं और बाघ की जो गणना है उसको देखते हैं, और इसमें ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है। और पहली जो हमारी बाघ जनगणना हुई थी ये 2006 में हुई थी, और ये जो डेटा है ये 2018 का डेटा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। तो जो 2022 का डेटा है वो हम लोगों ने टाइगर वाले चैप्टर में कवर किया है। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, और ये 16 राज्यों में स्टार्ट किया गया था, और यूटी मिला करके जो उसके बाद एलिफेंट कॉरिडोर जो है वर्तमान में तो ये 150 हैं। 2003 में साइट्स का दलीय सम्मेलन होता है, और उसमें जो भी दक्षिण एशिया के देश हैं वहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मतलब जो एलिफेंट का जो इलीगल किलिंग हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करना। और भारत में इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में 10 जो है वो माइक स्थल हैं। यहाँ पे साइट्स की देखरेख में यहाँ पे इसकी देखरेख की जाती है कि हाथियों को मारा ना जाए। 2011 में प्रोग्राम आया था हाथी मेरे साथी अभियान। इसका जो मैस्कॉट है उसका नाम था गजू, और ये MOEFCC मतलब हमारा जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, और ये WTI के बीच में ये शुरू किया गया था। अगला संरक्षण हमारा गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन जो है इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें
कि गंगा में, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूली नदी में ये पाई जाती है। ये मीठे पानी में पाई जाती है, ये मीठे पानी में ही पाई जाती है। इसकी कुल 3 प्रजातियां होती हैं, एक बैजी डॉल्फिन, एक सिंधु की भूलन और एक बोटो डॉल्फिन। तो जो सिंधु की भूलन ये पाकिस्तान की सिंधु नदी में हो गई, ये बोटो डॉल्फिन जो है अमेजन नदी में हो गई साउथ अमेरिका में, और बैजी डॉल्फिन जो है वो चाइना में, जो यांगजी नदी वहाँ पे हो गई। हमारे यहाँ जो डॉल्फिन मिलती है मुख्यतः वो गंगा में तो सर्वाधिक मिलती है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र और मेघना और इस नदी में मिलती है। जो डॉल्फिन है उसको 1972 वाला जो नियम है वर्ल्ड रिप्रोडक्शन एक्ट का, उसमें अनुसूची 1 में IUCN के द्वारा ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स का ये परिशिष्ट जो अपेंडिक्स 1 है उसमें ये आता है। भागलपुर में डॉल्फिन अभयारण्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में क्या है, डॉल्फिन अभयारण्य है। WWF के द्वारा उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण का काम जो है वो किया जा रहा है। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो है ये 1999 में स्टार्ट किया गया था, और ये MOEFCC और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में इसने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये जो भारतीय वन्यजीव संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून में है। और आप लोग जानते होंगे कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा के तट पे देखिए जो भीतरकनिका है वहाँ पे 1975 से ये संरक्षण परियोजना स्टार्ट की जा रही है, और यहाँ पे जो कछुए पाए जाते हैं उनको ऑलिव रिडले कहा जाता है, और ये शीत के समय में ये आते हैं। अगला है हमारा गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है वो 2006 में स्टार्ट किया गया था, और ये हरियाणा वन विभाग और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने इस योजना को 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है, और इसको कहा गया है गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25। गिद्ध संरक्षण के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था उसका नाम था सेव कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो सेव कार्यक्रम है वो किस जानवर के संरक्षण से संबंधित है, तो ये हो गया गिद्ध संरक्षण से। इसका नाम है सेविंग बर्ड एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, मतलब कि उनको एक्सटेंशन से, मतलब उनको विलुप्त होने से जो एशिया के जो वल्चर हैं उनको बचाना। ये गिद्ध मरते क्यों हैं, होता क्या है कि जो भैंसें होती हैं तो भैंसों को दवा दी जाती है दर्द निवारक, उसका नाम होता है डाइक्लोफेनेक। तो भैंसें उसको खाती हैं तो उनके शरीर में कहीं कहीं रहता है, फिर वो मर जाती हैं। तो उनको खाने के लिए गिद्ध आते थे, और गिद्ध उसको खाते थे जब, तो वो जो दवा, जो कुछ अंश उसमें उनके शरीर में बचा हुआ होता था वो चला आता था गिद्धों के शरीर में, और गिद्धों की वो जो किडनी थी उसको वो फेल कर देता था। ये जो डाइक्लोफेनेक है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था, और ये एक दर्द निवारक ड्रग है। ये किडनी पर ये प्रभाव डालता है गिद्धों के, और इसके विकल्प के रूप में मेलोक्सिकम जो है वो आया था, और भारत में इसकी जो बिक्री है वो अधिकृत है। मतलब ये भी पूछ सकता है कि जो डाइक्लोफेनेक है इसका जो विकल्प है वो क्या है, तो है मेलोक्सिकम। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में गिद्धों की कम होती संख्या, पहली बार इसका जो आकलन किया गया था वो जो केवलादेव है, केवलादेव घाना, इसका केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे किया गया था। पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं वो जब वो मर जाते हैं तो उनको जैसे हम हिंदुओं में क्या होता है कि मरने के बाद जो होता है उनको जलाया जाता है, वैसे पारसी समुदाय में होता है कि मरने के बाद उनको कहीं ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, और जो गिद्ध होते हैं आके उनके शव को खाते हैं। तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है, क्रियाविधि है। वल्चर सेफ्टी जोन की धारणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे जो भी जो दवाएं हैं, ठीक है, उनका जो यूज है वो प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ढेर सारे गिद्ध पाए जाते हैं, तो उससे कुछ दायरा, जैसे मान यहाँ पे 150 किलोमीटर है, कि 150 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ से यहाँ तक जो है वो दवा जो है वो जो हानि पहुँचाती है गिद्धों को वो नहीं बेची जानी चाहिए। तो दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया, उसका जो रेंज है वो 150 किलोमीटर बनाया गया है। हंगुल परियोजना, पहले तो हंगुल क्या है, हंगुल जो है इसको कश्मीरी स्टैग कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। कश्मीर में जो डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है ये केवल वहीं पे पाया जाता है, और इसको ये जो है ये यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का ये हिरन है। IUCN में ये क्रिटिकल वाले लिस्ट में है, ये सूचित है। और 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार जो है और IUCN और
WWF ने इस योजना को स्टार्ट किया था। 1970 में इनकी संख्या 150 थी। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये उड़ीसा के भीतर कणिका में, उड़ीसा चूंकि समुद्र तटीय इलाका है तो वहाँ पे जो पानी होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है, तो लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। तो कहाँ पे है ये? भीतर कणिका में, जहाँ पे ऑलिव रिडले भी आते हैं। केंद्रीय मगरमच्छ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। ये क्या है? प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। ये हैदराबाद में है। अगर मगरमच्छ के जो सर्वाधिक अभयारण्य है, देखिए ये क्या है? अभयारण्य। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। मगरमच्छ का प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट जो है ये 1975 से, चूंकि जब ये परियोजना 1974 में आई है तो उसके एक वर्ष बाद जो है ये 1975 में उनका प्रजनन और प्रबंधन प्रोजेक्ट आया है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। और 1970 में भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना स्टार्ट की गई थी पश्चिम बंगाल में। तो उसमें इंपॉर्टेंट का क्या हो गया? पहले तो ये लवणयुक्त पानी में ये रहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। और भीतर कणिका में जो मगरमच्छों की संख्या वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जो इनके प्रमुख केंद्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी है गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना 1987 की है। और ये मुख्यतः जो गेंडा है वो मुख्यतः भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। आसाम में जो मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा है। और ध्यान इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये पश्चिम बंगाल का जो जल्दापारा नेशनल पार्क है ये वहाँ पे ही पाए जाते हैं, एक सिंग वाले गेंडा। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि ये आसाम में पाए जाते हैं। तो आसाम में 2 नेशनल पार्क हो गया, एक मानस हो गया, एक काजीरंगा हो गया, और वेस्ट बंगाल में जल्दापारा हो गया। एक सिंग वाले गेंडा की ये शरण स्थली है, मतलब इनका ये नेचुरल वास स्थान है। इंडिया जो राइनो विजन है 2020, ये कब का? इंडिया राइनो विजन 2020 का है। इसमें एक सिंग वाले जो गेंडा होते हैं उसके विकास पर ये केंद्रित है। और ये असम वन विभाग और बोडो, जो बोडो लोग हैं वहाँ पे, बोडो स्वायत्त परिषद के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। एशियाई जो गेंडे हैं उस पर नई दिल्ली का एक घोषणा पत्र है, ये 2019 में आया था। और हर 4 वर्ष में जो है इनकी समीक्षा की जाती है। और एक सिंग वाला गेंडा हो गया, जावा गेंडा हो गया, सुमात्रन गेंडा हो गया, इनकी जो समीक्षा है मतलब जनसंख्या पे इसके समीक्षा की जाती है। अगला है लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना 1996 की है और ये WWF के सहयोग से स्टार्ट की है। देखिए कोई भी परियोजना है तो उसमें आपको बस जानना यही है, मतलब जो मेन क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, पढ़ने को तो बहुत लोग बहुत आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें यही है कि वो किस वर्ष में स्टार्ट हुई है, किसके द्वारा स्टार्ट हुई है। और ये जैसे लाल पांडा है तो अगर कहीं का ये राजकीय पशु है, जैसे कि मान लीजिए हंगुल है तो जम्मू कश्मीर का है, तो ये हुई। तो किसी स्टेट का अगर ये राजकीय पशु है तो, या फिर इसका अगर कोई उपनाम है, जैसे लाल पांडा है तो उसको आप कैट बियर कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज़्यादातर देखिए जो भी हम लोग संरक्षण प्रोग्राम उन्हीं के लिए स्टार्ट करते हैं, जैसे जो भी अपेंडिक्स 1 में चाहे एकदम इंडेंजर्ड कैटेगरी में ही आते हैं, तो ज़्यादातर संभावना अगर क्वेश्चन की रहती है पूछता किस कैटेगरी में है, तो हमेशा वो पहली अनुसूची में ही आते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, अपेंडिक्स 1 हो गया, चाहे बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, इन सब में चाहे जो अपेंडिक्स 1 है उसमें आते हैं। तो ये चीज़ कॉमन चीज़ है, ये सभी जानवरों में मिलेगी। तो जो लाल पांडा है ये हमारे पूर्वी हिमालय में, मतलब हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर मिलते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे इनको क्या कहते हैं? कैट बियर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सिक्किम का राज्य पशु है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बताया साइट्स के अपेंडिक्स 1 और IUCN में इंडेंजर्ड हो गए। और ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग के जंगलों में ये पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना जो है ये 1970 के दशक में स्टार्ट की गई थी। कस्तूरी जो होती है ये केवल नर मृग में पाई जाती है, मादा मृग में नहीं पाई जाती है। कस्तूरी के लिए इनकी हत्या बहुत ज़्यादा की जाती है। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 की परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हिमालयी राज्यों में खास करके जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट चीता 1900, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1952 में ये भारत से आधिकारिक रूप से ये विलुप्त हो गए। 2009 में अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया स्टार्ट किया गया था, मतलब जो अफ्रीका में जो चीता है उनको भारत लेके आया जाना था। और इसमें मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है वहाँ पे जो कूनो नेशनल पार्क है उसको सबसे उपयुक्त जगह माना गया। जैसे क्या है कि वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है अफ्रीका का, तो वो अलग इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही जो मिलता जुलता इन्वायरमेंट भारत में कुछ जहाँ पे मिलता वहीं पे इनको इंट्रोड्यूस किया था।
तो हमारे यहाँ जो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये उनके लिए उपयुक्त था। तो 2022 में नामीबिया से जो है वो 8 चीते लाए गए, और फिर इसके बाद जो नई अपडेट आई थी वो जो 12 चीता जो है, 12 चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से लेके आए गए थे। तो 12 और 8 20 हो गए, ठीक। और वर्तमान में ये 12 8 20 हो गए, और वर्तमान में ये टोटल 20 हो गए थे, और 20 में से 8 मर गए थे, तो ये हो गए थे 12। और फिर प्रेजेंट टाइम में क्या होगा कि लेटेस्ट जो खबर आई है कि इसमें 12 जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, तो वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 24 है, जो अफ्रीका से आए थे उनकी। तो ये नामीबिया से लेके आए गए थे, और इनका वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग इनका समझौता हुआ था, इस पर साइन हुआ था, और ये IUCN का जो निर्देशानुसार है उसके अनुसार भी ये किया जा रहा है। तो हमारा जो वन्य जीव संरक्षण का जो पोर्शन है अब वो यहाँ पे खत्म होता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना वन्य जीव में कि वन्य जीव कौन कौन से हैं, वो उनके लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो किसके द्वारा चलाए गए हैं, अगर कोई बहुत मुख्य प्रोग्राम है तो वो किस वर्ष में चलाया गया है, और अगर कोई वन्य जीव है तो किसी राज्य का वो राजकीय पशु है कि नहीं है, आपको ये जानना अत्यंत जरूरी है। अब हमारा है पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। तो पहला हमारा जो है वो है बिश्नोई आंदोलन, चाहे इसको कहते हैं खेज डली आंदोलन, चाहे इसको कहते हैं खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें टोटल 29 नियम बताए गए हैं। बिश्नोई का क्या नाम है, 20 है, तो 20 में आप अगर 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29 नियमों का। इसमें जो पालन करने वाले हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है। 1900 कहीं कहीं 1930 दिया है, कहीं कहीं 1931 दिया है, तो आपको दोनों ये सन याद रखना है। 1730 चाहे 1731, ये दोनों वर्ष आपको याद रखना है। जो बिश्नोई लोग हैं उनके गुरु जो हैं वो जम्भेश्वर है, चाहे जम्भो जी माने जाते हैं। ये बिश्नोई आंदोलन जो है ये पश्चिमी राजस्थान इसका मूल स्थान है, और ये कुछ हिस्सा बढ़ते बढ़ते जैसे कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक ये फैला था, और थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये स्टार्ट हुआ था। बिश्नोई लोग जो होते हैं वो अत्यंत ही प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनको वन्य जीव से और वनों से अत्यंत लगाव होता है। पश्चिमी राजस्थान जो है वो बिश्नोई संप्रदाय के कारण ही आज तक हरा भरा बना हुआ है, नहीं तो ये भी अब तक खत्म हो गया होता। राजस्थान में जोधपुर के अंदर जो है खेजडली गांव है, वहाँ पे जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं उनकी बहुत अधिकता होती है। इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता, ये एक्चुअली बहुत मोटे वृक्ष होते हैं, ऐसे मोटे वृक्ष होते हैं, इनको पानी की आवश्यकता होती है कम होती है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं। ये छायादार वृक्ष हैं, इनकी जो छाल होती है उससे औषधि बनती है, जो पत्तियां हैं वो जानवरों के भोजन के काम आती हैं, और जो लकड़ी है वो मकान के निर्माण में काम आते हैं। इसमें जो अमृता देवी बिश्नोई हैं ये इसकी प्रणेता थी, चाहे इसकी ये लीडर थी, इसकी नेतृत्व करता थी। अमृता देवी बिश्नोई थी और इनकी 3 पुत्रियां थीं, और गांव के लगभग 300 से अधिक लोग थे अपनी जान देने को तैयार थे। एक्चुअली ये हुआ क्या था, इसमें 1730 के आसपास एक वहाँ के राजा थे, उनको अपना महल बनवाना था। अपना महल बनवाने के लिए उनको ढेर सारी लकड़ियाँ चाहिए थी, और राजस्थान के क्षेत्र में जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये बहुत उपयुक्त होता है घर बनवाने की लकड़ी के लिए। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, तो जो अमृता देवी बिश्नोई थी इन्होंने इनका विद्रोह किया। उनकी जो 3 पुत्रियां हैं, ठीक, उसमें से कुछ की जान उनकी जान भी गई, और जब जान गई तो वहाँ के जो गांव के लोग थे वो अमृता देवी बिश्नोई के समर्थन में आए, और उसके बाद ये आंदोलन स्टार्ट होता है। और फिर राजा ने फिर अंतिम में आदेश दिया कि आपको जो वृक्ष है वो नहीं काटना है, आप किसी दूसरी लकड़ी को खोज के लाइए। तो यही है हमारा खेजड़ी आंदोलन। इसमें जो अमृता देवी के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मुख्यतः वृक्षों की रक्षा के लिए दिया जाता है। वृक्षों से लिपट कर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको खेजड़ी आंदोलन से मतलब जाना जाता है, और ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि MCQ ये पूछा हुआ है एक बार प्रीवियस ईयर का, जैसे कि जो चिपको आंदोलन है, ठीक है, वो भी तो वृक्षों से चिपक कर ही है, लेकिन वृक्षों से लिपट कर जो सबसे पहले जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो खेजड़ी आंदोलन है, ना कि आपका चिपको आंदोलन है। ये ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन तो आपका सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। सबसे प्रथम कौन सा है, तो खेजड़ी आंदोलन है। दूसरा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ये 1970 में स्टार्ट हुआ है, और कहीं कहीं 1973 दिया, तो 1973 इसका मेन माना जाएगा। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए
वृक्ष से ये लोग लिपटते थे इसमें। और इसका आरंभ हुआ था उत्तराखंड में, जो चमोली जिला है वहाँ पे, जो गोपेश्वर गांव है। कहीं कहीं पे इसको रेडी गांव भी लिखा हुआ है, लेकिन मेन गोपेश्वर गांव ही है। वहाँ पे एक कंपनी आई थी जिसका नाम था स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी, और ये कंपनी इलाहाबाद की थी। कंपनी का नाम था स्पोर्ट्स गुड। तो ये जंगलों को काट के सामान बनाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे गोपेश्वर गांव में जो गौरा देवी हैं, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, इन लोगों ने, बचनी देवी हैं और विरुष्का देवी हैं। तो कुल मिला के टोटल 21 औरतें थीं जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और जो गौरा देवी हैं, इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो गौरा देवी हैं इनको चिपको वुमेन कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, गौरा देवी को ही कहता है। स्टार्टिंग में ये जो चिपको आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था तो ये गांव के लेवल पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब ये बड़े लेवल पे पहुंचा तो वहाँ के जो लोकल लीडर थे, चंडी प्रसाद भट्ट उनका नाम है। जो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो भी प्रमुख जो पर्यावरणविद हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और जो पिछली बार मनरेगा का पेपर हुआ था उसमें उससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार कोई दूसरे पर्यावरणविद का नाम दे दे, ठीक है। तो आप जाकर उसको एक बार जरूर देखिएगा। उसमें कुछ 8-10 जो प्रमुख पर्यावरणविद हैं उनका नाम जानना बहुत जरूरी है, और वो किस नाम से जाने जाते हैं तो उनको भी जानना जरूरी है। जैसे उनका जो कुछ उपनाम है, तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है। फिर जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो उस समय जो संसद में थे, वहाँ पे सांसद थे, तो उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई 1973 में, और इनको बाद में पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया। इन्होंने नारा दिया था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो इकोलॉजी है वो एक परमानेंट इकोनॉमी के रूप में काम करता है, क्योंकि वृक्ष है तो वृक्षों से हमें अनेक रूप से हमको फ़ायदा होता है। हमको वृक्ष जो है वो साफ हवा देते हैं, ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वहाँ पे जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहता है, और हमको लकड़ी तो देते ही हैं। अगला है टिहरी बचाओ आंदोलन। टिहरी बचाओ आंदोलन का मुख्य जो पॉइंट था यह था कि जो बांध की ऊंचाई थी वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। बांध की ऊंचाई अधिक प्रस्तावित होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसको जो इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो वह सुंदरलाल बहुगुणा। इनका नारा था, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ों का विनाश है। तो ये जो कुछ स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा का नारा क्या है, पारिस्थितिकी जो है हमारा वो स्थायी अर्थव्यवस्था है। और सुंदरलाल बहुगुणा का दूसरा नारा है, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ों का विनाश है। जो टिहरी बांध है, पहले तो ये उत्तराखंड में है, और ये जो टिहरी है वो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी की ये संयुक्त धारा पर बनाया गया है। जो भिलंगना नदी है ये भागीरथी की सहायक नदी है, और ये दोनों नदियां मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन जो है वो, जैसे कि उत्तर भारत में चिपको आंदोलन है, तो सेम वैसे ही जो दक्षिण भारत है उसमें एपिको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और देखिए जो चिपको है वो कब का है, वो 1973 का है, 1973 का है। तो ये याद आप ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में कि ये प्लस सीधे 10 वर्ष के बाद सीधे जो है दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ। जो एपिको वर्ड है, एपिको वर्ड कन्नड़ भाषा का वर्ड है, और इसका मतलब होता है आलिंगन करना। आलिंगन मतलब वही आप पेड़ से चिपकना। दक्षिण भारत का इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। इसका जो शुभारंभ हुआ है ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक में, उत्तरी कन्नड़ जो जिला है वहाँ पे, और वहाँ पे उत्तरी कन्नड़ और शिवमोगा जिला में, और गांव का नाम है सिरसी गांव। तो वहाँ पे कौन सा गांव था, गोपेश्वर था, और यहाँ पे कौन सा है, सिरसी गांव है। इसके प्रणेता है पांडुरंग हेगड़े। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनको माना जाएगा। जो इसको लीडर है उनको जानना बहुत जरूरी होता है। कि देखिए कोई भी आप आंदोलन पढ़ेंगे उसमें आपको मेन बात क्या याद करनी है कि ये जो आंदोलन है ये किस वर्ष का है, इसके प्रमुख नेता कौन है, और उस आंदोलन से संबंधित 1-2 मुख्य बातें, बस इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे कि इनके नेता हैं पांडुरंग हेगड़े हैं, और इनके नेतृत्व में एक जगह है वहाँ पे सलकानी, वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चल के कालासे में वन वृक्षों को इन्होंने गले लगाया था। अगला है जंगल बचाओ आंदोलन। ये 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ है, और इसमें जो आदिवासी जो लोग रहते हैं उनको जंगल की, जल की, ज़मीन, सभी की बेसिक ये तो नीड सबकी होती है। भाई मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो आपको मकान चाहिए, तो उनको उनका जंगल ही है। इसका कारण क्या था कि जो साल के वृक्ष होते हैं उसकी जगह पे सागौन के वृक्ष लगाए जा रहे थे। और इसमें जो आदिवासी
जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और संरक्षण के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था कि मतलब साल जैसे कि जो वो एरिया है वहाँ पे साल के वृक्ष जो है वो नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, लेकिन आप जैसे जो सागौन के वृक्ष हैं ये कॉमर्शियल वृक्ष हैं, तो कॉमर्शियल वृक्ष लगाएंगे तो वहाँ का जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, वहाँ पे हो सकता है कि जो अगल बगल के जो भी होता क्या है कि मान लीजिए आप एक प्रजाति का वृक्ष लगा रहे हैं तो उसके बगल में आप दूसरी प्रजाति का वृक्ष लगाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावित करते हैं और कभी कभी एक दूसरे को हानि भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही की जाती है कि ऐसे वृक्ष न लगाए जाएं। तो ये वर्तमान में तो झारखंड में है, उस समय जब ये हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन तो उसमें ये बिहार में था। एक सरकारी योजना थी अग्रीड गेम पॉलिटिकल, इस मतलब ये जो सागौन का वृक्ष लगाया था तो इससे धन उपार्जन के लिए लगाया गया था। तो इसको कहा क्या गया अग्रीड गेम, मतलब कि एक लालच का खेल है, पॉलिटिकल क्या ये पॉपुलिज्म है इसको कहा गया। आरंभ में ये स्टार्ट हुआ था जब, तो ये सिंहभूम जिला में स्टार्ट हुआ था जो झारखंड में है, और इसके नेतृत्वकर्ता इसके लीडर कौन थी तो वासती देवी थी और सूर्यमणि थे। वासती देवी वहाँ की पत्रकार थी और सूर्यमणि जो है इनको वहाँ का प्रथम स्नातक कहा था जो झारखंड का। इन्होंने जो मतलब ये जो जंगल बचाओ आंदोलन है इसके लिए इन्होंने कुडुक भाषा का प्रयोग किया था, और कुडुक भाषा को कुडुक भाषा में जो जंगल वर्ड है उसको तोरांग कहते हैं। तो उतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं, ये तो उच्च लेवल का हो जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 1910 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा वृक्ष था वहाँ पे, उसके जगह पे कौन सा वृक्ष लगाया गया। वर्तमान में ये देखिए 2000 जो ये इसके पहले जो वन दरोगा का पेपर हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें यही था कि एक पर्यावरणविद का नाम दिया हुआ है और वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया था उसमें उत्तराखंड और यूपी दोनों दिया था। तो उस समय तो जो उत्तराखंड था वो यूपी में था, अब उत्तराखंड अलग हो गया है, तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन ये होगा कि उत्तराखंड सही होगा कि यूपी सही होगा। तो अंतिम में जो आयोग है उसको 1 नंबर सबको देना पड़ा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ कि वर्तमान में तो ये झारखंड में है लेकिन उस समय ये कहाँ पे था, बिहार में था। तो ये इसके लीडर कौन कौन से हैं और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, और किस वृक्ष की जगह कौन सा वृक्ष लगाया गया ये इंपॉर्टेंट है। जो जंगल अधिकार कानून अधिनियम 2007 के आए हैं उसमें अगर कोई 25 वर्ष से लगातार किसी जंगल में वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो उसका जंगल पर अधिकार होगा, वहाँ मतलब जल पे, जमीन पे, वनोपज पे जो भी होगा वहाँ पे उसका अधिकार हो जाएगा। साइलेंट वैली आंदोलन जो है ये केरल के पलक्कड़ जिला में स्टार्ट हुआ था 1973 में। कौन सा आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। तो जो साइलेंट वैली है, देखिए ये जो भारत का ये जो मैप है, तो जो यहाँ का एरिया है, जो पश्चिमी घाट का पूरा एरिया है, पश्चिमी घाट का पूरा एरिया एक्चुअली जो है ये इको सेंसिटिव जोन में आता है। ठीक, तो इको सेंसिटिव जोन में ही ये जो भारत जो केरल का हिस्सा है यहाँ पे साइलेंट वैली यहीं पे केरल में पाई जाती है। तो भारत के हॉटस्पॉट कौन सा है, पश्चिमी घाट भारत का हॉटस्पॉट है। वहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियों के पश्चिम भाग में स्थित भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये क्षेत्र है साइलेंट वैली जो है। ये जो साइलेंट वैली है वहाँ पे कुंती पूजा नदी पाई जाती है, और कुंती पूजा नदी पे ही जल विद्युत परियोजना जो है वो बनाई जा रही थी, प्रस्तावित थी। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सुगाथा कुमारी। और साइलेंट वैली जो आती है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय कैसे हो गया, जैसे कुछ समझिए थोड़ा, जैसे कि ये 0 डिग्री है तो भारत यहीं से स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं 0 डिग्री तो गलत बन गया, ये 0 डिग्री है, भारत यहाँ से 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो ये जो एरिया होता है यहाँ तक ये सारा उष्णकटिबंध का एरिया है। ठीक, तो भारत तो साइलेंट वैली भी दक्षिण भारत में केरल के आसपास पड़ता है, तो ये क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय हो गया, और ये सदाबहार वन है क्योंकि वहाँ पे बारिश भी परमानेंट होती रहती है। आंदोलन का परिणाम क्या निकला कि ये जो परियोजना थी, ये जल विद्युत परियोजना जो है, जल विद्युत परियोजना को रोक दिया गया, इसको वापस लिया गया, और 1985 में जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। ठीक, भारत में स्थापित प्रथम जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी में है ये, और इसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो बड़ा है, और उसमें जो इसका शांत घाटी है, हमने अभी को थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका जो कोर जोन होता है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, केवल जानवरों के लिए होता है, तो जो साइलेंट वैली है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन बनाया गया।
अगला है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट जो है वो पहली बात तो वो हमारा हॉट स्पॉट है। भारत में जो भी हॉट स्पॉट है उसमें से एक हॉट स्पॉट हमारा पश्चिमी घाट भी है, और जो हॉट स्पॉट है उसको यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया था और ये प्राकृतिक धरोहर स्थल इनको माना जाता है। इसमें जो पर्वतों की ढलान है वो ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक जाती है। अगर आप इसका मैप देखें, जो दक्षिण भारत का मैप है, ऐसे मान लीजिए, तो जो ये एरिया है, ये एरिया, ये पूरा का पूरा पश्चिम घाट का एरिया है, ठीक। और यहाँ पे हमारा साइलेंट वैली था, हमने पहले जो पढ़ा, तो यहाँ पे जो वनों की जो पर्वतों की यहाँ पे जो ढलान है, तो ताप्ती नदी जैसे यहाँ आगे गिर रही है अगर, तो इसकी जो ढलान है वो इस एंगल पे है, ऐसे, ठीक। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के ये कहाँ तक आता है, ये कन्याकुमारी तक इसकी ढलान है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार का क्षेत्र भी आता है, और महाराष्ट्र में सह्याद्री, चाहे इसको 16 वन भी कहते हैं। जो पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन था उसमें जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं उसमें 16 वन इनको कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं, महाबलेश्वर है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। त्र्यंबक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी और ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट इसमें केवल यही है कि जो पश्चिमी घाट आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो कैलाश मल्होत्रा इसके मेन लीडर हैं। अगला है हमारा मैती आंदोलन। मैती आंदोलन 1994 से 96 के बीच का स्टार्ट है और ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। इसके लीडर थे कल्याण सिंह रावत। इसका उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड में जो भी जंगल कट गए थे, मतलब जिनका निर्वनीकरण हो चुका है, उसको फिर से हरा भरा करना है और वृक्षों की जो रक्षा है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, मतलब भावनाओं से उनको जोड़ना है। जो मैती वर्ड है, मैती का वर्ड होता है, क्या होता है, मायका, और मैत का वर्ड होता है मायके वाले। तो इसमें होता क्या था, जो लड़की होती है ना, लड़की जब शादी करके जाती है अपने मतलब मायके जाती है, मतलब मायके नहीं, मतलब अपने पति के घर जाती है, तो वो क्या करती है, एक वृक्ष लगाती है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, एक वृक्ष लगाती है वहाँ पे। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा जो है वो 1985 का ये आंदोलन है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पहाड़ियों में, जो मैकाल है, सतपुड़ा पहाड़ी चूँकि बहुत लंबी है तो उसमें से जो मैकाल वाला रेंज है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और मैकाल में भी जो अमरकंटक जगह है वहाँ से हुआ है इसका उद्गम। इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। अमरकंटक से सोन नदी और जोहिला नदी निकलती है और ये दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसा समझते हैं जैसे ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है और इधर उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो ये इधर बह के जाती है, मतलब इधर से ये इधर बह के आती है, जाके गंगा में मिल जाती है और सोनपुर पटना में जाके मिलती है। जो सोन नदी है, ये सोन नदी, ये गिरती कहाँ पे है, खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर में गिरती है। ये पश्चिम की ओर, ये ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये सबसे लंबी नदी है। जो नर्मदा है, ये जो नर्मदा नदी है ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के मध्य है। ताप्ती नदी जो बहती है वो सतपुड़ा और दक्षिण के पठार के मध्य जाती है। और जो दामोदर नदी है वो रांची और हजारीबाग का जो पठार है उसके बीच में आती है। और ये भ्रंश घाटी के द्वारा प्रवाहित होती है। ये 3 नदियाँ जो हैं, ये ज्योग्राफी का पोर्शन, आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कुछ बहुत नहीं होने वाला है। नर्मदा नदी जो है इसका अगर आप पढ़ना है तो केवल आप इसका उद्गम पढ़ सकते हैं। अमरकंटक की उद्गम जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में मैकाल रेंज से अमरकंटक से इसका होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा पोर्शन जो ज्योग्राफी का है उसको आप छोड़ सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है। जिसको पढ़ना हो वो देख सकता है। और इसमें कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं नर्मदा नदी पे, ये भी हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो लीडर कौन है। तो लीडर इसमें बाबा आमटे हैं, ये स्थानीय स्तर पे थे, ये छोटे लीडर हैं। और मेधा पाटेकर थी, ये थोड़ी बड़ी लीडर है। इसमें जो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, ये प्रस्तावित था। और इसमें समस्या क्या थी कि ये अत्यधिक ऊंचा प्रस्तावित था, इसकी ऊंचाई को कम करने को लेकर के डिमांड चल रही थी। जो सरदार सरोवर बांध है ये आप जान सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि 3 राज्यों में है ये। अगला है हमारा तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो है एक NGO है, ये जल संरक्षण के संबंध में एक काम करता है। ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी
और संस्थापक इसके जो है वो राजेंद्र सिंह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण भारत सिंह के संस्थापक कौन हो गए? राजेंद्र सिंह हो गए। राजेंद्र सिंह को हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने इसको कवर किया है पहले भी, और इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। जो राजेंद्र सिंह हैं, इन्होंने मुख्य रूप से राजस्थान में काम किया है और इन्होंने जल संरक्षण के अलग अलग तरीके बताए। जल संरक्षण के तरीकों में एक होता है टाँका। टाँका में क्या होता है कि भूमिगत टैंक होता है। जो लोग राजस्थान के होंगे उनको पता होगा कि जो भी हर घर होते हैं, तो हर, जैसे मान लीजिए ये घर है, तो हर घर में जो बाथरूम वाला एरिया होता है उसमें ज़मीन के नीचे ऐसे एक टैंक खुदा रहता है। उस टैंक में पानी भरा रहता है और लोग आते हैं तो यहाँ से पानी निकाल के नहाते हैं। तो यही जो टाँका होता है, ये भूमिगत टैंक होते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। एक होती है बावड़ी। बावड़ी मतलब कि सीढ़ीदार कुएँ जो होते हैं। सर मतलब कि तालाब हो गया। एक हो गया जोहड़ और एक हो गया नाड़ा नाड़ी। तो ये क्या है सारे? ये जल संरक्षण के तरीके हैं और इन सभी तरीकों का यूज़ करके जो राजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने राजस्थान में बहुत जगह ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी नहीं था और वहाँ पे इन्होंने पानी जो है वो पहुँचाया हुआ है। तो वहाँ के लिए एक देवता के समान ही है। अगला है नवधान्य आंदोलन। ये वंदना शिवा के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1982 में और उसका उद्देश्य था जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती। क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना। अगला है बलिया। इन जो ये छोटे छोटे आंदोलन है, इसका मुख्य इंपॉर्टेंट आप यही कि इनका आप सन याद कर सकते हैं और इसके मेन लीडर कौन है बस। जो बलियापाल आंदोलन है, ये उड़ीसा का जो उत्तरी तट है, ये वहाँ पे हुआ था। और बालासोर जिला में जो बलियापाल है और भोगराय गांव है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे मिलिट्री स्टेशन को बनाया जा रहा था और मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए ये बनाया जा रहा था। मतलब मिसाइल टेस्टिंग का वहाँ पे एरिया बनाया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए कि जंगल को काट के इसको बनाया जाएगा, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। अगला है चिल्का बचाओ आंदोलन। ये 1991 का है, 1990 के दशक का। तो चिल्का जो है वहाँ पे टाटा आयरन और उड़ीसा सरकार मिल करके वहाँ पे ये झींगे की खेती और जो निर्यात है उसको ये करना चाहती थी। तो वहाँ जब ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ जाती इस काम को करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी लोकल मछुआरे थे उनकी आजीविका पे इसको सीधा प्रभाव पड़ता। तो इसी के लिए चिल्का बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था। इस टॉपिक में आप मेन बात यही याद रखेंगे कि जो भी आंदोलन है, तो आंदोलन किस वर्ष में हुआ है, उसके लीडर कौन कौन से हैं और उस आंदोलन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, क्योंकि आंदोलन बहुत ढेर सारे हैं। ठीक। और हमारा जो वृक्ष से संरक्षित हो गया वो भी आप उसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे और हमारा जो 50 नंबर है ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा हो स्टूडेंट जिसको पैसे की कमी हो, वो कोई अच्छी कोचिंग ना ले पा रहा हो, तो मेरे चैनल पे फ्री में पेड कंटेंट से भी ज़्यादा जो है वो कोर्स कंटेंट जो फ्री में दिया जा रहा है, तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।